हेलो गाइस। मैं चुटकी वाला बाबा आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एग्ज़ाम नोट्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे दुर्गों की श्रेणियों के बारे में। जैसे दोस्तों की बहुत सारी श्रेणियाँ होती है, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, बुरे दोस्त होते हैं, कमीने दोस्त होते हैं। वैसे ही क्या होता है, दुर्गों की भी कुछ श्रेणियाँ होती है। ठीक है, तो उन श्रेणियों की आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। दुर्गों की श्रेणियों को जानने से पहले हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। वो ये बात है कि दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में जो है ना तीसरा स्थान है। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो आप पूछोगे सर पहला और दूसरा भाई कौन है? तो पहला जो है वो है महाराष्ट्र, और जो दूसरा स्थान है वो है अपने मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का। पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा कौन हो गया भाई? राजस्थान। ओके, तो नेक्स्ट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि पूरे विश्व में दुर्गों के जो प्रमाण हैं वो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। ठीक है, पूरे विश्व में दुर्गों के जो प्रमाण हैं वो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। अब बात करते हैं दुर्गों के वर्गीकरण की। तो दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो बेसिकली क्या होता है, तीन बंदे आते हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण। एक आता है मनु, आचार्य मनु, दूसरा आता है कौटिल्य और तीसरा आता है अपने शुक्र। तो मनु है ना, उसके अकॉर्डिंग किले कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, और ये जो गिरी श्रेणी का दुर्ग होता है जो पहाड़ पे स्थित होता है उसको इसने क्या किया था? सर्वश्रेष्ठ माना। ध्यान रखना, इसके बारे में तो इतना ही ध्यान रखना है। अब जो अपना कौटिल्य है ना, उसने क्या बोला था कि दुर्ग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दुर्ग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गिरी, औदुक, वन और धानवन। कौन कौन से? गिरी, औदुक, वन और धानवन। ठीक है, अब इनकी क्या करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं। तो गिरी श्रेणी का दुर्ग वो होता है जो पहाड़ पर स्थित होता है। जैसे अपने मेहरानगढ़ का किला हो गया, चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। जैसे अपना चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, मेसा का पठार और चित्रकूट पहाड़ी जो है उस पर स्थित है। ठीक है, तो जैसे अपने एक जयगढ़ का किला भी याद रख लेना जो कि जयपुर के अंदर है। और पहला हो गया गिरी। अब दूसरा आता है औदुक। औदुक का मतलब तो आपको जल से घिरा हुआ होता है ना, उसको औदुक बोलते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको औदुक बोलते हैं। जैसे अपना झालावाड़ का जो गागरोन का किला है वो काली सिंध और आहू नदियां हैं ना उनके संगम स्थल पे है। और चित्तौड़गढ़ वाला भी इसका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ वाला जो है ना वो गंभीरी और बेड़च नदियां जो है उनके संगम स्थल पे है। ठीक है, तो ये हो गया औदुक। और फिर आते हैं वन पे। तो घने जंगलों से घिरा हुआ है वो वन हो गया। अब रणथंभौर वाला किला हो गया। अब बेसिकली सारे किले हैं ना वो जंगलों से घिरे हुए ही हैं। जैसे कुंभलगढ़ वाला किला हो गया, अपने चित्तौड़गढ़ वाला किला हो गया, या फिर अपने रणथंभौर वाला किला, रणथंभौर जो है वो किला हो गया। तो ये सारे किले। उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है धानवन। धानवन का मतलब समतल सतह पे होते हैं, समतल जमीन पे बने हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं धानवन। तो धानवन का जो एग्जाम्पल है वो अपना बीकानेर वाला किला है जूनागढ़। ठीक है, वो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जमीन का जेवर बोलते हैं भाई साहब, ध्यान रखना उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे मामले को आगे बढ़ाते हुए अब क्या करते हैं, तीसरे बंदे पे आते हैं जिसका नाम है शुक्र। और ये जो पेज है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी पहले, तो वो यहाँ पे मैं इधर लिख दिया मैंने। आप कोशिश करना कि वो जो मैंने ऊपर लिखा है उसी जगह पे उसको लिखने की कोशिश करना। शुक्र नीति है ना, उसने किलो कितने प्रकार में बांटा? 9 प्रकार में। कितने में? 9 में। ठीक है, तो वो 9 कौन कौन से हैं? तो पहला आता है उसमें गिरी। गिरी तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ, कौटिल्य ने भी गिरी बोला था, ये शुक्र भी बोल रहा है गिरी। पहाड़ पे स्थित दुर्ग होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला और जयगढ़। फिर उसके बाद में एरण। एरण जो होता है वो, उसमें ये ध्यान रखना भाई, एरण दुर्ग जो है उसकी ये खासियत होती है कि उस तक पहुंचने का मार्ग जो होता है ना वो अत्यधिक कठिन होता है। इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है ना वो सोनारगढ़ का किला है जो कि जैसलमेर के अंदर है। ठीक है भाई साहब, गुद्दी बढ़ जाए किले तक ना पहुंच पाए। इसीलिए क्या है, अकबर का एक दरबार विद्वान था जिसका नाम था अबुल फजल। तो अबुल फजल ने क्या है उस किले के बारे में एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद, ते पहुंचे जैसाण। ठीक है, घोड़ा तो भाई लकड़ी के जैसा, ठीक है, पग जो होते हैं पत्थर के जैसे, शरीर हो पूरा बख्तर बंद हो, तो जाके बंदा मान सकते हैं कि भाई जैसाणगढ़ वाला किला है अपने, जो अपने सोनारगढ़ का किला है, वहाँ तक पहुँच जाए। वरना तो भाई क्या ही बताएं, मर जाएगा। ओके, फिर आते हैं तीसरे नंबर पे वन श्रेणी का। ठीक है, वन के बारे में आपने चाणक्य ने भी बताया था।
और ये शुक्र भी है ना वन श्रेणी के बारे में बात कर रहा है। वन जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग होता है। इसका एग्जाम्पल अपने चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, रणथंभौर का किला हो गया, कुंभलगढ़ का जो किला है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो चौथी श्रेणी आती है वो आती है धानवन। धानवन श्रेणी जो होती है, जो समतल सतह पे स्थित दुर्ग होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? धानवन बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ कि जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर में है, जमीन का जेवर उसको बोला जाता है। ध्यान रखना, ये नोट लगा के लिख देता हूँ यहाँ पे, जमीन का जेवर, ठीक है। अगला जो आता है जल दुर्ग। ये जो जल दुर्ग है ना, इसी जल दुर्ग को जो अपना कौटिल्य है उसने उद्दुक बोला था, ध्यान रखना, ठीक है। तो नदियों के संगम पर जो संगम स्थल होते हैं या नदियां जो होती है उनके आसपास जो दुर्ग बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? औद्दुक श्रेणी या जल श्रेणी का दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो अपना गागरोन वाला किला हो गया, झालावाड़ में स्थित है, जो कि काली सिंध और आहू नदियां जो है उनके संगम स्थल पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पे आ गया भाई अपने पारीख। ख मतलब खाई। तो पारीख कौन सा होता है? वे किले जिनके चारों तरफ खाई बनी हुई होती है, ठीक है। अब चारों तरफ से खाई बनी हुई है, जैसे अपने बीकानेर वाला है ना, इसके चारों तरफ भी खाई है। अगर आप में से कोई बीकानेर रहता है तो देख के आ सकता है भाई, ठीक है। मैं तो खुद बीकानेर का हूँ, तो मैं तो देख के आया था। और इसके अलावा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भरतपुर जो है अपना, भरतपुर का लोहागढ़ का किला है, वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। तो पारीख जो किला होता है उसके चारों तरफ खाई होती है, ठीक है। ख से पारीख, ख से खाई, ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रख लेना। फिर जो 7 नंबर आता है वो है परिध। परिध का मतलब होता है जिसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ हो, ठीक है। चारों तरफ दीवार बनी हुई हो बड़ी सी भाई, जैसे अपने चाइना की दीवार है ना वैसे, ठीक है। चाइना की दीवार से याद आया कि अपना कुंभलगढ़ का किला है ना, उसके चारों तरफ भी एक दीवार बनी हुई है, ठीक है। 36 किलोमीटर बड़ी दीवार बनी हुई है भाई साहब, ठीक है, जिसको भारत की महान दीवार बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। और एशिया की दूसरे नंबर की है भाई, याद रखना। चारों तरफ जो परकोटे से घिरा हुआ उसको परिध बोल दिया हमने, और इसका एग्जाम्पल कुंभलगढ़ बेसिकली हो ही गया, क्योंकि 36 किलोमीटर की दीवार जो कि भारत की महान दीवार कही जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सैन्य। सैन्य में सैनिक निवास करते हैं, नॉर्मल बात है, जो कि मतलब चेक पोस्ट होते हैं ना, जैसे जो मेन महल होता है राजा का या मेन गढ़ जो होता है उसके काफ़ी दूरी पे क्या होते हैं, सीमाओं पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बनाए जाते हैं गढ़, जो कि क्या करते हैं, जो मेन किला है जो जहाँ पे राजधानी है उसकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें सैनिक निवास करते हैं और ये इनको सैन्य दुर्ग बोलते हैं। उसके अलावा एक आते हैं सहाय, जिनमें क्या होते हैं, सैनिक और आम जन होते हैं वो भी रहते हैं, तो उनको सहाय बोल दिया। अपने चित्तौड़गढ़ वाला किला है ना, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये जो पेज है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी पहले, तो वो यहाँ पे मैं इधर लिख दिया मैंने। आप कोशिश करना कि वो जो मैंने ऊपर लिखा है उसी जगह पे उसको लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारे पेज भरो। जो कल्चर होता है उसकी नॉर्मली क्या होता है, सारे ही लगभग 110 120 क्लासें होती है, तो उससे लगभग 300 पेज भरे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप 300 पेज भरो। कल्चर एक यार बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, उसमें आप है ना 100-150 पेज के अंदर अंदर पूरा सारा समेट सकते हो, और बहुत ही अच्छी जानकारी जो है ना वो उसको आप उसके अंदर समेट सकते हो। तो आपका काम आराम से हो रहा है यार 100-150 पेज में, तो फालतू में क्यों ज़्यादा पेज भरने। तो आप कोशिश करना ऊपर वाले में समेटना, और जो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ ना उसको आप नीचे वाले, जहाँ पे अभी मैंने शुक्र नीति लिखी है ना उसकी जगह वो लिखना है, और वो वहाँ लिखना है। गलती हो गई साहब, आगे से ध्यान रखेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक बात और ध्यान रखना ना, सैन्य दुर्ग जो है उसको सर्वश्रेष्ठ माना है भाई साहब। शुक्र जो है ना उसने सर्वश्रेष्ठ किसको माना? सैन्य दुर्ग को है ना सर्वश्रेष्ठ माना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नई थोड़ी जानकारी है छोटी सी, वो थोड़ी ये ध्यान रख लेना कि जो टीएच हैंडले है ना उसने राजस्थान की आकृति जो है उसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार माना है। कैसे माना है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किसने माना? टीएच हैंडले ने, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं भाई, ये लो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति। अब इसके अंदर थोड़ी सी बातें ये याद रखना कि तारागढ़ जो बूंदी है वो क्या है, राजस्थान में बीचों बीच स्थित है भाई, अजमेर के अंदर है, तो इसलिए तारागढ़ हो गया। वैसे एक जो तारागढ़ है ना अपने बूंदी के अंदर भी है, ठीक है, उसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना, वो कन्फ्यूज ना कर दे आपको, ठीक है। तो ये जो तारागढ़ है राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी जो है इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान का हृदय, राजपुताना की कुंजी, ध्यान रखना, राजस्थान का हृदय, राजपुताना की कुंजी, इस तारागढ़ को बोला जाता है। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान रखना कि एक तारागढ़ जो है वो बूंदी के अंदर भी है, जिसको पेंटिंग्स में पढ़ेंगे, जिसकी जो 2 तोपें हैं, गर्भ गुंजन महाबाला, उनके बारे में भी पूछा गया है।
तो वो भी आगे वापस देखेंगे। अब ये जो अपने TH हैंडले ने जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति बताई है जिसके बीच में तारागढ़ है, उसके उत्तर दिशा में जो है, मतलब ये राजस्थान है बेसिकली, राजस्थान के उत्तर दिशा का जो किला है उत्तर दिशा में, वो भटनेर का किला है भाई साहब, ठीक है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। इसको उत्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक बोलते हैं। जो हनुमानगढ़ है ना, उसका नाम पहले भटनेर था, उसका नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा, 1805 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, अपने जो सूरत सिंह है बीकानेर वाला, उसने क्या किया था, भटनेर पे आक्रमण किया और वहाँ पे जो शासक था जाप्ता का भट्टी, उसको हराया और 1805 ईस्वी के अंदर यहाँ पे जो अपना भटनेर है उस पर कब्जा कर लिया। उस दिन क्या हुआ था, वार मंगलवार था, बजरंगबली का वार था, तो मंगलवार होने के कारण, बजरंगबली का वार होने के कारण नाम कर दिया हनुमानगढ़। फिर इसके बाद में आता है पूर्व दिशा जो है, उसमें जो है किला वो है लोहागढ़ जो कि भरतपुर में है, और पश्चिम दिशा जो है वहाँ पे है सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है। इसके बाद में अपने एक दिशा बच गई जो कि दक्षिण दिशा है, जहाँ पे अपना है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे यार सारे ही चित्तौड़गढ़ की ओर कूच कर रहे हैं, क्या कारण है। तो यार चित्तौड़गढ़ को देखो भाई साहब कितनी गजब जगह पे है, एक तरफ तो मालवा और एक तरफ गुजरात, ठीक है, दोनों ही भाई साहब धन धान्य से उस टाइम बहुत बहुत संपन्न थे, और वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो जाता है चित्तौड़गढ़ से होकर। तो चित्तौड़गढ़ भाई साहब, उसको अगर किसी कोई दिल्ली में बैठा है, उसको अगर मान लो इन जगहों पर कंट्रोल करना है, तो चित्तौड़गढ़ से बेस्ट कोई किला हो ही नहीं सकता, ठीक है। और रास्ते में भी पड़ता था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। इसलिए आप देखोगे कि जो भी दिल्ली के तख्त पे बैठा, उसने कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर करी कि चित्तौड़गढ़ पे उसका अधिकार रहे, ठीक है, चाहे वो मुगलों से पहले हो चाहे मुगल हो, सब ने कोशिशें करी है भाई साहब चित्तौड़गढ़ को हासिल करने की। और बहुत महत्वपूर्ण किला है, और इस टॉपिक के बाद यही महत्वपूर्ण किला आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले की, और तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। ओके, टाटा, बाय बाय।